Dear students, today I am going to explain Newton's second law and second point, third law. Newton's second third law. Second law and third point रहेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसको मैथमेटिकली हमने प्रूव किया हुआ है और जैसे हमने आपको प्रूव करके दिया हुआ है वैसा का वैसा आप नोट्स बनाएंगे और वैसे ही समझेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछेंगे। ओके। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के बारे में कल देखा था हम लोगों ने और इनर्शिया के बारे में देखा था। आज है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। What is the Newton's second law of motion? This Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum. What do you mean by momentum? कल देखा था हम लोगों ने product of mass into velocity. What is the momentum? P is equal to m into b. That is the mass into velocity. रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि समय के साथ रेट ऑफ चेंज यहां लगता है दैट विल बी इंक्लूडेड टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग मास और वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट का किस तरीके से रिलेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। rate of change of momentum is directly proportional to, proportional होता है मतलब जब मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगी, वही आपका मोमेंटम का भी दिशा होगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसको मैथमेटिकली फार्मूले के रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में वह चल रहा है, विद द इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी प्रारंभिक वेग जो है u है, एंड इज एक्सिलरेटेड टू वेलोसिटी v, और वो कौन सी कहां तक जाता है, उसकी वेलोसिटी v तक जाती है, मतलब अंतिम वेलोसिटी उसकी v होती है। और ये u और v में टाइम कितना लेता है, वो t लेता है। तो जो फोर्स होता है, अप्लाइंग फोर्स अगर F है, देन तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम जैसे मालूम है आपको, मास इनटू वेलोसिटी, तो उसका मास तो m है और इनिशियल वेलोसिटी आपका u है। तो p1, इनिशियल मोमेंटम को हम लिख रहे हैं p1 और इसको लिख रहे हैं इज इक्वल टू m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम उसको लिख रहे हैं p2, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, तो दैट विल बी m इंटू v। The initial momentum p1 is equal to m into u, final momentum p2 is equal to m into v। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पहला इतना था, दूसरा इतना है, तो बदला कितना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो ज्यादा होगा उसको कम में से, जो ज्यादा होगा उसमें से कम माइनस कर देंगे, तो p2 माइनस p1, तो p2 मीन्स mv, p1 मीन्स mu, दैट विल बी mv माइनस mu, और m दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, v माइनस यू। अब टाइम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इकाई समय में कितना उसके मोमेंटम में चेंज इतना हुआ है और इकाई समय में कितना हुआ है, तो उसको हम t से डिवाइड कर देंगे, तो m v माइनस यू अपॉन t। अब आप अदर अप्लाइड फोर्स, अब ये हमने क्या बताया था, force is directly proportional to rate of change of momentum। तो rate of change of momentum ये है और force ये है आपका,
तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। तो F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन टी। आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके और इज इक्वल टू लगा लेते हैं और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं के एक कांस्टेंट है, के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको यूज किया जाता है। तो F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हमको मालूम है, पहले आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, v माइनस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, एक्सीलरेशन कहलाता है। क्लियर? तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या रख देंगे, a। तो यहाँ पर ये क्या रख देंगे, a। f इज इक्वल टू के एम इंटू ए हो जाएगा। अब k की वैल्यू अगर 1 है, हम यूनिट मान लेते हैं, कांस्टेंट है तो यूनिट 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो क्या हो गया, फोर्स बरा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर यूनिट देख लीजिए कि जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर माइनस में लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स यूनिट ऑफ फोर्स इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। ओके, दैट इज नोन एज न्यूटन, और इसको सिंबल से हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूटन आप सुनेंगे फोर्स में बार बार। ओके, तो ये दोनों अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? Every action there is an equal and opposite reaction. Every action is there is every action there is an equal and opposite reaction. क्या होता है, एक्शन का बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, जब ये दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगता है। एक्शन अलग बॉडी के ऊपर लगेगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा है कि द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये ध्यान रख लेना। भले ही अलग अलग बॉडी पे लगेगा लेकिन इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। The equal and opposite reaction and they act of the two different bodies. अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये दिया है टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जैसे फर्स्ट दिया है स्प्रिंग का कि टेक टू स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी, ये ए और बी बैलेंस लिया हुआ है, स्प्रिंग कनेक्टेड टूगेदर, दोनों को कनेक्ट कर लिया है। फिक्स द रिंग बैलेंस बी टू द ग्रिड सपोर्ट, इसको हमने एक मजबूत आधार से इसको फिक्स कर दिया है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड बाय द पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, जब यहाँ पर हम इसके जो फ्री एंड है खींचते हैं इस डायरेक्शन में, बट द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग, यहाँ पर जो रीडिंग आती है, जो रीडिंग है दिया हुआ है, दैट विल बी सेम, यहाँ भी और यहाँ भी जो ये स्प्रिंग बैलेंस है आपका, दैट विल बी हैविंग द सेम 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसलिए न्यूटन 100 न्यूटन और 100 न्यूटन दोनों के ऊपर। So this shows the force exerted the spring balance A and on B equal and opposite in the direction of force exerted by the spring balance B on A. B on A.
The force exerted by the spring balance A on B is action and the force exerted by the spring balance B on the A is reaction. क्लियर? यहाँ पर B जब हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो पहले ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसके वजह से इस दोनों का फोर्स इक्वल आता है। इसका डायरेक्शन अगर इस तरीके से रहता है तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? ये कोशिश करता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, लेकिन जो फोर्स लगेगा दोनों में इक्वल लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए। जब हम बुलेट फायर करते हैं बंदूक से तो देखिए हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्शन इस डायरेक्शन में होता है बुलेट के ऊपर, लेकिन बुलेट जो है एक तगड़ा फोर्स लगाता है इस गन के ऊपर इस डायरेक्शन में, इसको हम रिकॉइल फोर्स भी कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, फाइंड द रिकॉइल फोर्स, ध्यान रखिएगा। द एक्सीलरेटिंग फोर्स इस डायरेक्शन में रहता है जो कि बुलेट के ऊपर लगता है, और रिकॉइल फोर्स गन के ऊपर लगता है। तो जितना इस डायरेक्शन में होता है उतना ही इसी डायरेक्शन में होता है, इसलिए बंदूक चलाते समय जो ये पोर्शन रहता है इसको फिक्स किया जाता है, ये कंधे के ऊपर रख करके फिक्स किया जाता है, और जो छोटी बंदूक रहती है उसको हम अपने तगड़े हाथ से उसको पकड़ते हैं। तो इसीलिए इन्होंने लिखा व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन इट फिक्स exert the forward force that is the action of the bullet, and bullet exert the equal and opposite force on the gun that is the reaction, and the gun is recoils. Okay, action and reaction अपोजिट एंड इक्वल। इसी तरीके से आप नाव में कभी चढ़े होंगे, देखा होगा आपने कि जब नाव में चढ़ते हैं आप नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ भागती है। तो व्हेन ए सेलर जंप out of a boat, he exert a backward force on the board. Action, ये एक्शन होता है, तो ये आपका ये एक्शन होता है नीचे पीछे की तरफ, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, रिएक्शन करता है, तभी ये उतर पाता है नाव से। बोट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर, रिएक्शन ये फोर्स कहलाता है, एंड सेलर जंप फॉरवर्ड, तभी ये आगे की तरफ बढ़ पाता है। ये नीचे ये पीछे की तरफ फोर्स नहीं जाएगा तो ये आगे की तरफ भी नहीं बढ़ पाएगा। ये एक्शन और ये रिएक्शन दोनों बराबर होता है। इसी तरीके से आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे दिया है कि when a air filled with the balloon is released, the force of the air coming out of the balloon action exert equal and opposite force on the balloon, that is the reaction, it will move upward. इसी तरीके से रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो देखा होगा आपने नीचे की तरफ आग लगती है और यह फोर्स नीचे की तरफ लगता है गैस के ऊपर, तो ये रिएक्शनल फोर्स देता है इसको, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। When rocket is fired, the force on the burning gas coming out action and exert equal and opposite force on the rocket reaction and the move forward upward. तो ये आपके कुछ थर्ड मोशन ऑफ लॉ के एग्जांपल्स थे। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि जितना भी मोमेंटम होता है भले ही चेंज हो जाए एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन दैट विल बी कंजर्व इन द सिस्टम, जो भी सिस्टम रहता है उसमें कंजर्व हो जाता है, समाहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है कह सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ये पहले देख लीजिए कि सम ऑफ द मोमेंटा of the two objects before collision equal to the sum of momenta after collision, provided there is no unbalanced forces acting on them। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के टकराने के पहले का जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा
वो कैसा होता है, दोनों अगर कोई अनबैलेंस फोर्स न लग रहा हो तो वो दैट विल बी इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तब इसको हम मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव करेंगे कि द मीन्स, इसका मतलब क्या है कि द मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व बाय द कोलाइजन। मतलब चाहे वो टकराए तब भी और टकराने के पहले भी टोटल मोमेंटम जो होता है वो अनचेंज होता है, यही आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ए का मास m1 दिया हमने, दूसरे का मास mb दिया हुआ है। इसका मान लीजिए ये पहले चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ua है, और ये जो चल रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ua ग्रेटर देन ub, तभी जाकर के अगर ये तेज चलेगा तभी इससे टकराएगा। तो ua ग्रेटर देन ub, तो जाकर के कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ए के द्वारा, उसको हम लिख रहे हैं एफ ए बी, और जो बी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उसको लिख रहे हैं एफ बी ए। तो जब ये टकरा रहे हैं उसके बाद इसका मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, दैट इज द वी ए फॉर द ए एंड वी बी फॉर द बी। तो यही मैंने लिख के आपको दिया, ऐसे ही आपको लिखना है कि टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास ए एंड एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन a straight line with the initial velocities u a and u b, where u a is greater than u b, the two balls will collide with each other, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ड्यूरिंग द कोलाइजन एट द टाइम t, जो दोनों का एक दूसरे के टकराने का समय है वो t है। ball a exert a force f a b on ball b and ball b exert a force b a on the ball a. If va and vb are the velocities of the ball a and b आफ्टर कोलाइजन, ये ध्यान दीजिएगा, कोलाइजन के बाद उसकी वेलोसिटी बी ए एंड बी बी है। तो क्या है, द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन आर, बिफोर कितना हो जाएगा एम ए और यू ए हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल भी मास इनटू वेलोसिटी, तो एम ए यू एम ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से बी के लिए, बॉल बी के लिए मोमेंटम ऑफ द बॉल बी बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन, बिफोर के लिए एम बी और यू बी, एंड आफ्टर के लिए एम बी एंड बी बी। देन उसके बाद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल ए ड्यूरिंग द कोलाइजन, तो एम भी ज्यादा है तो एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए होगा। अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इकाई समय में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, उसको टाइम टी है, टाइम जो दी बताया था मैंने। तो एफ ए बी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एम ए, और क्या हो जाएगा, ये एम ए दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बी ए माइनस बी बी, और इकाई टाइम के लिए टी हो जाएगा, तो एम ए बी ए माइनस बी बी अपॉन टी। इसी तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी एम बी भी बी माइनस यू बी अपॉन टी, इकाई समय के लिए। लेकिन हमने कहा है कि दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, तो ये अपोजिट के लिए मैंने माइनस साइन लगाया। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ए बी exerted by the ball A on the ball B is equal to the opposite to the force B A exerted by the ball B on the ball A। ये वैल्यूज है, यहाँ से एफ ए बी की जगह पर ये रख दिया और एफ बी ए की जगह पर ये रख दिया हमने, और दोनों का ये टी कैंसिल हो चुका है, तो ये एम ए भी ए
minus MAUA. दिस इज माइनस MBVB और ये माइनस के वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट विल बी MBUB. क्लियर? अब क्या किया हमने कि ये MAUA यहीं रहने दिया, यहां से लेके आए MBUB, तो ये पॉजिटिव है तो इधर आया तो निगेटिव हो गया. इसी तरीके से ये MBVB को यहीं रहने दिया निगेटिव, लेकिन ये जो है MAVA को जब इधर लेके आए तो ये निगेटिव हो गया. ये हो गया आपका MA माइनस MAUA माइनस MBUB इज इक्वल टू माइनस MAVA माइनस MBVB. अब दोनों में से ये माइनस कॉमन ले लिया इधर भी और इधर भी कॉमन लेके दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे. तो ये हो गया MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB. ये UA और UB क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज है, तो ये दोनों मिलके इनिशियल मोमेंट हो गया, सम ऑफ इनिशियल मोमेंट. ये VA एंड VB दैट इज द फाइनल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम हो गया. तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. तो दिस इज योर कंजर्व. द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल before collision is equal to the momentum of the two ball after collision. This is your law of conservation of the momentum. This is your part of the conservation of momentum. Note down as it is. जैसा मैंने दिया है इसको ऐसा का ऐसा आप लोग नोट कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट कल देखेंगे.